Hi guys, this is your friend Rishabh and you are watching Financial Freedom. The more you learn, the more you earn. So guys, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी एजुकेशनल है जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ उसके पैरामीटर्स जरूर चेक करने चाहिए, जैसे कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ईपीएस और भी कुछ चीज़ें जो कि हमें जरूर चेक करनी चाहिए उस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होती है उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसके शेयर्स की टोटल नेटवर्थ कितनी है, वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सिंपल एग्जांपल में मैं तुम्हें समझाऊं, एक कंपनी है, उस कंपनी के अगर 1000 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का 10,000 रुपीज का हो गया। तो वैसे ही एक कंपनी, अब हम रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका एक शेयर का प्राइस है 2333 रुपीज़ के आसपास का, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है इस कंपनी के वो 235 करोड़ है। तो जिसका मतलब ये हो गया इस कंपनी के जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2333 मल्टीप्लाई बाय 235 करोड़, मतलब कि 5,48,230 करोड़ रुपए के आसपास की इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बेसिकली ये बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनी को तीन बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती है जिन भी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। ये जो कंपनीज होती है अपने पीयर ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इन जनरल इन कंपनी के ऊपर जो डेट होता है वो भी ना के बराबर होता है। इसलिए इन कंपनीज को हम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं, और इसलिए हमें इन कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट के रूप में ऐसी कंपनीज को जरूर पिक करना चाहिए जो कि एक लार्ज कैप कंपनीज है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच की होती है। ये जो कंपनीज होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप कंपनीज में इनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें जो रिस्क होता है वो भी कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज वो ज़्यादा होता है। अब स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो लेस देन 5,000 करोड़ होता है। लार्ज कैप कंपनी का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की थी, वो की एक लार्ज कैप कंपनी हो गई है। अब हम समझ लेते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का मतलब ये होता है कि कंपनी का एक शेयर पे कंपनी मुझे कितने रुपए कमा के दे रही है। सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है अगर मैं उसको उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देता हूं तो कंपनी का मुझे ये पता चल जाएगा कि कंपनी का ईपीएस क्या है। अगर किसी भी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी मुझे एक शेयर पे अच्छा अमाउंट दे रही है, अच्छा अमाउंट कमा के दे रही है। तो अब अगेन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन तुम्हें अभी अभी मैंने बताई 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। अब लास्ट क्वार्टर का मैंने इसका देखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लास्ट क्वार्टर का इसका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो अराउंड 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 235 करोड़ के हैं, 235 करोड़ के आसपास के हैं। तो जब हम इसको इसके टोटल जो प्रॉफिट है जो कि 8,134 को इसके 235 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस कंपनी का ईपीएस मिल जाता है, जो कि अराउंड आएगा 34.6 रुपीज़। तो मतलब कि बेसिकली एक शेयर पे जिसकी वैल्यूएशन 2,333 है, एक शेयर का प्राइस, उस पे कंपनी मुझे 34.6 रुपीज़ कमा के दे रही है। तो हम इस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी मुझे एक शेयर पे कितने रुपए कमा के दे रही है। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है स्टॉक का पीई। अब पीई का मतलब क्या होता है, पीई को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो कंपनी में मैं 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो उस कंपनी का या फिर उस स्टॉक का पीई रेशियो हो जाता है। अगर किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो 20 है तो इसका मतलब ये है उस स्टॉक में 1 रुपए कमाने के लिए मैं 20 रुपीज देने के लिए रेडी हूं। अगर मुझे किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। उस कंपनी का करेंट जो शेयर का प्राइस चल रहा है, अगर मैं उसको उसके अर्निंग पर शेयर जो कि हमने अभी अभी निकाला था
उससे जब मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे उस कंपनी का पीई पता चल जाता है। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 333 के आसपास का, और अर्निंग पर शेयर अभी अभी हमने निकाला था जो कि 34.6 आया था। जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरा जो पीई रेशियो आया है वो 67 का आया है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए मैं 67 रुपीज पे करूंगा अभी, या फिर इन्वेस्टर्स अभी 67 रुपीज पे करने के लिए रेडी है इस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए। जो कंपनी का पी रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि हमें ये बताएगा कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अब किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर कम है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कम, पर किससे कम है? उसके पीयर ग्रुप के स्टॉक से। अगर किसी भी कंपनी का जो पीई रेशियो है उसके इंडस्ट्री के पीई रेशियो से अगर कम है, तो यहाँ पे मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो कंपनी है मुझे चीपर वैल्यूएशन पे मिल रही है एज कंपेयर टू उसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स से। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझने की बात है जिसको मैं एग्जांपल से के साथ समझाऊंगा। अगर दो कंपनीज जिनका जो काम है वो बिल्कुल सेम है, पर एक का जो स्टॉक है उसका पीई रेशियो 40% का है, और दूसरे स्टॉक का अगर पीई रेशियो 10% का है, तो इसका मतलब यह है कि उस पहले स्टॉक में जो कंपनी ए का स्टॉक है उसमें मैं 1 रुपए कमाने के लिए 40 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, और वहीं जो कंपनी बी है वहां पे मैं 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। तो इन जनरल यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कंपनी बी है वो ज़्यादा अच्छे मुझे प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ 10 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, और वहीं पे कंपनी ए में 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 40 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो क्या ये मतलब 100% ट्रू है कि जिसका अगर कंपनी का पी रेशियो कम है तो वो कंपनी मतलब अच्छी हो गई या उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए अगर ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी पे लोगों का जो ट्रस्ट है, ये जो फ्यूचर ग्रोथ है लोगों को उस कंपनी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव है लोगों को उस पर। तभी लोग उस कंपनी में 1 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए अब 40 रुपीज़ तक पे करने के लिए रेडी है। जैसे कि अभी अभी मैंने तुम्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल दिया था जिसका पीई रेशियो 67 का आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है उसके इंडस्ट्री से मैं कंपेयर करूँ, इंडस्ट्री के अगर मैं पेयर ग्रुप के स्टॉक से इंडस्ट्री के पीई रेशियो से अगर मैं कंपेयर करूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक जो है वो बुरा है या फिर ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए जो लोग हैं वो अभी भी उस स्टॉक में 1 रुपए कमाने के लिए 67 रुपीज़ तक पे करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं डेट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जरूर चेक करना चाहिए क्या उस कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है। डेट का मतलब मुझे लगता है कि सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डेट का सिंपल सा मतलब होता है उधार, कि उस कंपनी के ऊपर कितना उधार है। यहाँ पे तुम एक चीज चेक कर सकते हो, अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उधार अगर बढ़ रहा है तो तुम कह सकते हो कि कंपनी जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रही, कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तभी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। यहीं अगर कोई कंपनी बी है जिसके ऊपर डेट तो है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, तभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो अपने डेट को जो है वो रिड्यूस करती जा रही है। तब हम उस कंपनी में यहाँ पे ये बोल सकते हैं इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। यहाँ पे एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे ज्यादा, वो होती है एक और प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज हमें जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि प्लेज परसेंटेज की वजह से किसी भी शेयर में जो वोलेटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले कि प्लेज परसेंटेज होता ही क्या है। अगर मान लो कोई भी एक कंपनी है जिसको कि अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उस कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी अपने जो प्रोमोटर्स के शेयर्स है उनको गिरवी रख के कुछ उधार ले लेती है, तो उसी को हम कहते हैं प्लेज परसेंटेज। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी चाहिए कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कंपनी है उसके पास जो कैश रिजर्व है या फिर जो कैश फ्लो है अच्छा नहीं है, तभी कंपनी को अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए अपने जो शेयर्स है उन्हें गिरवी रखना पड़ रहा है। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ।
मान लो कि एक कंपनी है, उसको अपने 50 लाख रुपीस की ज़रूरत है अपनी कंपनी की नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके लिए कंपनी जो है 50 लाख रुपीस का अपने जो शेयर्स है वो यहाँ पे लोन पे देने जा रही है। यहाँ पे अब हम सपोज कर लेते हैं उसके जो एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीस का है। पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, कभी भी जो बैंक्स है या जो जिस पे भी कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रखवाने जा रही है, वो कभी भी उस शेयर की जो प्राइस होती है वो 100% कैलकुलेट नहीं करती। वो इन जनरल 50% ऑफ द मार्केट प्राइस उस शेयर का कंसिडर करती है। तो मतलब अगर कंपनी का शेयर का जो प्राइस है जो कि 100 रुपीज चल रहा है अभी, पर जो बैंक है उसका सिर्फ 50% वैल्यूएशन लगाएगी। मतलब कि बैंक जो है एक शेयर का प्राइस लगभग 50 रुपीज के आसपास का इवेल्युएट करेगी और उस हिसाब से उस कंपनी को अपने शेयर जो है गिरवी रखने पड़ेंगे। मतलब कि अगर कंपनी को 50 लाख रुपीस का लोन चाहिए तो कंपनी को यहाँ पे 50,000 की जगह पे 1 लाख शेयर अपने यहाँ पे गिरवी रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे बुरी बात यह होती है कि तुम्हें पता होगा कि जो शेयर का जो प्राइस होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। अगर से इन केस मार्केट में फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो डिक्रीज होने लगता है, तो यहाँ पे कंपनी को जो है और ज़्यादा शेयर जो है वो बैंक को देने पड़ेंगे। अगर कंपनी यहाँ पे ऐसा नहीं दे सकती या फिर बैंक जो है कंपनी यहाँ पे अपने शेयर जो है और ज़्यादा नहीं दे सकती बैंक को यहाँ पे, तो बैंक के पास जो है वो यहाँ पे राइट होते हैं कि उस कंपनी के जो शेयर्स है वो सेल कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा करने से ये होता है कि जो कंपनी जो है उस कंपनी के जो शेयर्स है वो एक बार में काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एकदम से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है और जो कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो और ज़्यादा गिरने लगता है। जिसकी वजह से अगर किसी भी कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज जो है वो हाई होता है तो उसके जो शेयर का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है और हमें ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनका जो प्लेज परसेंटेज है वो हाई है या फिर कंपनी के ऊपर प्लेज परसेंटेज है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? कोई भी एक अच्छी कंपनी होती है वो अपने जो शेयर होल्डर्स को होती है अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज अ रिवॉर्ड देती है। वो रिवॉर्ड जो होती है वो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दे सकती है या फिर क्वार्टर बेसिस पे भी दे सकती है, जिसी को हम कहते हैं डिविडेंड। अब हम समझते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें डिविडेंड समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड दे रही है डिवाइड कर देता हूँ जब मैं उसको उसके करेंट मार्केट प्राइस से, तब मैं उसका बता देता हूँ कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है। अगर सपोज करो कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है और कंपनी जो है 10 रुपीज़ का डिविडेंड देती है, तो यहाँ पे जो है कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड हो गया 10% का हो गया। जो डिविडेंड यील्ड जो होती है वो बेसिकली कैलकुलेट होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब कि कंपनी जो है एक साल के अंदर कितना डिविडेंड पे कर रही है डिवाइडेड बाय कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उससे, और उस बेसिस पे कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो होती है डिसाइड होती है। ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तुम क्योंकि यहाँ पे अपनी वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ एक साइड बाय साइड अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम अपने पैसे को तो ग्रोथ कर ही रहे हो, उसका शेयर का जो प्राइस बढ़ रहा है उसके थ्रू तुम पैसे को तो ग्रोथ कर ही रहे हो, साथ ही साथ में तुम्हें कुछ कंपनी एज अ रिवॉर्ड तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर बेसिस पे कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ पैसे देती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है। आई होप गाइज तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो डू कमेंट मी बिलो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।